नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, राम गोपाल के आरोपितों की गिरफ्तारी एटीएस के लिए चुनौती बनती जा रही है। इस कांड को अंजाम देने के बाद सरफराज और फहीम के नेपाल शरण लेने के इनपुट मिले हैं, जहां सभी बड़े भाई पिंटू के पास पहुंचे थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि नेपाली पुलिस की घेराबंदी को देखकर वहां से भी सभी फरार हो चुके हैं। हालांकि एटीएस पीछे लगी हुई है। अगले 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी के कयास लगाए जा रहे हैं। राज्य कर्मचारियों का भी 3% महंगाई भत्ता बढ़ेगा। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार की ओर से भी जल्द ही 15 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार के पेंशनर्स की महंगाई राहत में 3% वृद्धि की जाएगी। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद यूपी सरकार ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी की है। 15 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों के मूल वेतन के 50% की मौजूदा दर से 3% की वृद्धि की जाएगी। यूपी में अब नहीं मिलेगा फ्री चावल, सरकार ने नियम में कर दिया बड़ा बदलाव। भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजना चलाती है। इन योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों लोगों को मिलता है। सरकार की ज्यादातर योजनाएं गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए होती है। भारत में अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने तक के लिए पर्याप्त पैसे और साधन नहीं होते। पहले सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों को हर महीने फ्री चावल दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने राशन कार्ड स्कीम में चावल देना बंद कर दिया है। अब राशन वितरण केंद्रों पर राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड पर फ्री चावल नहीं दिया जाएगा। सरकार ने इस सुविधा को बंद कर दिया। बता दें, देश के 90 करोड़ लोग राशन कार्ड पर कम कीमत राशन की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। उन सभी को अब चावल मिलना बंद हो जाएगा। चावल की जगह सरकार की ओर से अब गेहूं, दाल, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और मसाले दिए जाएंगे। यूपी में बनेगा नया कानून। होटल रेस्तरां मालिक बताएंगे अपनी पहचान। खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट व गंदगी मिलाने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए कड़ा कानून बनाने की पहल की है। साथ ही उपभोक्ता को खाद्य पेय पदार्थों के विक्रेता व सेवा प्रदाता के बारे में आवश्यक जानकारी को सार्वजनिक किए जाने को भी कानूनी दायरे में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को 2 नए कानूनों को लेकर गहन विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने दिए ये निर्देश, कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कारावास व अर्थदंड की सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। विक्रेता द्वारा प्रतिष्ठान पर साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य हो। नए कानून के तहत खाद्य प्रतिष्ठानों के रसोई घर व भोजन कक्ष में सतत निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाना व न्यूनतम 1 माह की फुटेज सुरक्षित रखना भी अनिवार्य होना चाहिए। रसोई घर में भोजन पकाते समय व प्रतिष्ठान में उसे परोसते समय सिर ढकना, मास्क पहनना व दस्ताने पहनना अनिवार्य होना चाहिए। सीएम योगी और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती समेत 9 नेताओं की सुरक्षा से हटेंगे एनएसजी कमांडो। वीआईपी सुरक्षा से एनएसजी को पूरी तरह हटाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। अत्यंत जोखिम वाले 9 नेताओं की सुरक्षा में लगे एनसीजी कमांडो को अगले महीने हटाया जाएगा। अब अधिक जोखिम वाले 9 नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था सीआरपीएफ को सौंपा जाएगा। वहीं अब एनएसजी का इस्तेमाल आतंकवाद विरोधी अभियानों में किया जाएगा। बता दें कि जिन 9 नेताओं को सबसे अधिक खतरा है उनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे नेता भी शामिल है। महाकुंभ में प्लास्टिक बैन, मिट्टी के बर्तनों का होगा उपयोग। महाकुंभ में प्रयागराज जनपद और महाकुंभ मेला क्षेत्र को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए बड़ी रणनीति बनाई गई। गांधी सभागार में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को निषिद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण बैठक की। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि हर दुकान दस्तक अभियान के अंतर्गत लगभग 2000 दुकानों का चिन्हांकन करते हुए 204 किलो से अधिक प्लास्टिक अब तक सीज की जा चुकी है। 22 अक्टूबर तक घोषित होंगे भाजपा उम्मीदवार। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा 22 अक्टूबर तक होगी। उम्मीदवार की घोषणा से पहले दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के नेताओं के बीच मंथन का एक दौर और हो सकता है। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। उपचुनाव के लिए 18 से 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे।
परिवहन विभाग में सभी काम अब ऑनलाइन होंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत 28 इंटरसेप्टर को हरी झंडी दिखाई। यह वाहन अमेठी, कौशाम्बी, भदोही, बस्ती, रायबरेली, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, महोबा और बलरामपुर सहित अन्य जिलों में भेजे जाएंगे। इंटरसेप्टर के जरिए ओवर स्पीड में चलने वालों कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने वालों का चालान किया जा सकेगा। सड़क और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 77% सड़क दुर्घटना ओवर स्पीडिंग के कारण होती है। हादसों को रोकने के लिए जिलों को इंटरसेप्टर वाहन दिए गए हैं। बहराइच हिंसा में युवक पर गोली चलाने वाले की तस्वीर आई सामने। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाने वाले युवक का वीडियो सामने आया है। उसके हाथ में बंदूक है। उसने टारगेट पर बंदूक तान रखी है। वह जहां से फायरिंग कर रहा है वह आरोपी अब्दुल हमीद का घर है। इसी घर में रामगोपाल की मौत हुई थी। फुटेज उस वक्त का है जब रामगोपाल को उसके साथी अब्दुल हमीद के घर से उठाकर पड़ोसी पप्पू जायसवाल के घर की छत से नीचे उतार रहे थे। हमलावर रामगोपाल के साथियों पर भी फायरिंग कर रहा था। आरोपी की पहचान अभी प्रशासनिक अधिकारियों ने उजागर नहीं की है। मामला बेहद संवेदनशील है। खुद सीएम योगी मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए कोई अफसर बोलने को तैयार नहीं है। गोरखपुर में कर्ज माफी की अफवाह फैलाने वालों पर एफआईआर। गोरखपुर में कर्ज माफी की अफवाह पर गोरखनाथ मंदिर के बाहर लगी महिलाओं की भीड़ के मामले में पुलिस अब एक्शन में आ गई है। इस अफवाह को फैलाने के मामले में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क की ओर से अंबेडकर जनमोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा गौतम, श्रवण कुमार निराला और उनके अन्य सहयोगियों के खिलाफ महाराजगंज के फरेंदा थाने में केस दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस श्रवण निराला को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इजराइल के राजदूत ने अयोध्या पहुंचकर किया रामलला का दर्शन। भारत में इजराइल के राजदूत बुधवार को अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। उनके साथ राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने भी साथ में दर्शन किया। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को दिए गए बयान में कहा कि अयोध्या में इस भव्य राम मंदिर का दर्शन करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। पेशाब से आटा गूंथने वाली मेड को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पेशाब से आटा गूंथकर घर वालों को रोटी खिलाने वाली नौकरानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब मेड से पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने ऐसी बात बताई कि आप भी हैरान हो जाएंगे। मेड ने बताया कि उसका मालिक उस पर नजर रखता था, उसे हर छोटी बात पर सुनाता था। इससे परेशान होकर मेड पानी में पेशाब मिलाकर उससे आटा गूंथती थी। इसी की रोटी बनाकर पूरे परिवार को खिलाती थी। डीजीपी ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। डीजीपी ने निर्देश दिए कि मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों से किसी भी धार्मिक जुलूस के गुजरने पर विशेष सावधानी रखी जाए। डीजीपी ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। डीजीपी ने इन मामलों में आरोपितों के खिलाफ हुई कार्रवाई रिपोर्ट भी सभी एडीजी जोन से तलब की है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए। अक्टूबर में होने वाली पीसीएस प्री परीक्षा स्थगित। मानक के अनुरूप परीक्षा केंद्र नहीं मिलने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 27 अक्टूबर को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 स्थगित कर दी है। अब यह परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को संभावित है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में 18 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली समीक्षा बैठक में 7 और 8 दिसंबर को परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण पर चर्चा होगी। यूपी के स्कूलों में 5,883 तकनीकी अनुदेशकों की होगी भर्ती। प्रदेश भर के सरकारी अपर प्राइमरी स्तर के स्कूलों में 5,083 तकनीकी अनुदेशकों की भर्ती होगी। आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन्हें 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। सेवा अवधि पूरा होने के बाद सेवा संतोषजनक पाए जाने पर आगे नवीनीकरण किया जाएगा। जिले स्तर पर ही इनकी नियुक्ति की जाएगी और इन्हें करीब 15,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। योगी सरकार की पहल से महाकुंभ में सुरक्षित रहेंगे तीर्थयात्री। योगी सरकार ने महाकुंभ के मेले में खोने वाले लोगों को ढूंढने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब नई तकनीक की मदद से मेले में खोए लोगों को आसानी से ढूंढकर उनके परिजनों से मिला दिया जाएगा। कुंभ मेले में हर व्यक्ति का ध्यान रखा जाएगा और ये कोशिश होगी कि कोई भी अपनों से बिछड़ न पाए और अगर ऐसा होता भी है तो जल्द से जल्द अपने परिजनों से मिल सके। प्रयागराज मेला प्राधिकरण और पुलिस विभाग मिलकर इस बार के महाकुंभ मेले में एक उच्च तकनीक से युक्त खोया पाया
पंजीकरण प्रणाली से तीर्थयात्रियों को सुरक्षित करेगा। बिजनौर में तेंदुए से 5 मिनट तक लड़ा किसान। बिजनौर के खेत पर काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। वह किसान को मुंह में दबोच कर ले जाने लगा, लेकिन किसान डरा नहीं, खुद को उसके पंजे से छुड़ाकर उसका सामना किया। उस पर लाठी और घूंसे बरसाए। तेंदुआ भी किसान को पंजे मारता रहा। दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक संघर्ष चलता रहा। इस बीच शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक तेंदुआ बेदम हो चुका था। कुछ ही देर में चीता की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस और वन विभाग को सूचना दी गई। किसान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी को इलाज से इनकार नहीं कर सकती सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, हिरासत में लिए गए किसी भी आरोपी को किसी भी आधार पर राज्य सरकार पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने से इनकार नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति समित गोपाल ने देवरिया निवासी कयूमुद्दीन की याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी विचाराधीन बंदी को बीमारी के दौरान देखभाल और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है। उपचुनाव में सीट बंटवारे पर बन गई बात। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच मुलाकात हुई। दोनों के बीच संक्षिप्त वार्ता हुई। दरअसल जम्मू और कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए अखिलेश और राहुल दोनों श्रीनगर पहुंचे थे, जहां दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हालचाल लिया। इस दौरान अखिलेश यादव की पत्नी एवं मैनपुरी सांसद डिंपल यादव भी मौजूद रहीं। डासना देवी मंदिर पर पहुंचा साधु संतों का दल। लाठीचार्ज पर जताया आक्रोश श्री पंचदशनाम। जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत नारायण गिरी व दिल्ली संत महामंडल के महामंत्री महामंडलेश्वर नवल किशोर दास बुधवार को अनेक साधु संतों के साथ गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर पर पहुंचे। उन्होंने मंदिर प्रकरण पर पूरी जानकारी डॉक्टर उदिता त्यागी से ली। 13 अक्टूबर को मंदिर पर पंचायत में आ रहे लोगों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज पर उन्होंने आक्रोश जताया। वाराणसी में बनेगा देश का सबसे चौड़ा रेल रोड पुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा पर देश का सबसे चौड़ा रेल और रोड पुल बनाया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इसकी मंजूरी दे दी। गंगा पर 137 साल पुराने मालवीय पुल के ठीक बगल में बनने वाले इस पुल पर ऊपर 6 लेन की सड़क और नीचे 4 लाइन का रेल ट्रैक होगा। पीएम मोदी इसी रविवार वाराणसी को अरबों की सौगात देने भी आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान पुल का शिलान्यास भी हो सकता है। आपको वोट दिया है, हमारी शादी करवाओ। यूपी के महोबा जिले की चरखारी सीट से विधायक ब्रजभूषण राजपूत अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने एक पंप पर पहुंचे तो वहां तैनात एक कर्मचारी ने उनके सामने गजब की मांग रख दी। कर्मचारी ने विधायक से कहा कि वह उनका वोटर है, वोट दिया है, अब वह उसकी शादी करा दें। कर्मचारी की मांग सुनकर विधायक पहले तो दंग रह गए, फिर उन्होंने उससे उसकी जॉब और परिवार के बारे में बातें की। अंत में विधायक ने आश्वासन दिया कि वह उसके लिए लड़की की तलाश करेंगे और उसकी शादी कराने की पूरी कोशिश करेंगे। यूपी में ब्लॉकों और गांव-गांव तक चलेंगी बसें। परिवहन निगम ने प्रदेश के अधिकतर ब्लॉक और गांव-गांव तक बसों की सेवा मुहैया कराने के लिए एक और पहल की है। इसके तहत यूपी के करीब 3000 रूटों पर रोडवेज बस और निजी बसों के साथ समन्वय कर इनका आवागमन तय करेगा। कोशिश रहेगी कि हाईवे और लिंक रोड के बीच में पड़ने वाले ब्लॉकों से ये बसें दिन भर में एक बार जरूर गुजरें। बहराइच हिंसा में एक और एक्शन। बहराइच के महाराजगंज इलाके में हुई हिंसा मामले में एक और एक्शन हुआ है। एसएचओ और चौकी प्रभारी के बाद बुधवार को महसी सीओ रुपेंद्र गौंड को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इन पर मूर्ति विसर्जन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन ने यह कार्रवाई की है। रामपुर में तैनात सीओ रवि खोकर को महसी की कमान सौंपी गई है, जो ड्यूटी संभाल चुके हैं। हिंसा मामले में सीओ सहित अब तक 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। दिवाली से पहले मुरादाबाद को तोहफा। दिवाली से पहले मुरादाबाद को मुंबई के लिए सीधी ट्रेन की सौगात मिल गई। पिछले 4 दशकों से यहां के निर्यातकों और उद्योगपतियों द्वारा इसकी मांग की जा रही थी। 21 अक्टूबर से लालकुआं से बांद्रा टर्मिनल के लिए पहली ट्रेन रवाना होगी। मंगलवार को रेलवे ने सुपर फास्ट ट्रेन का टाइम टेबल जारी कर दिया है। अयोध्या राम मंदिर के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास पीजीआई में भर्ती। अयोध्या में राम मंदिर के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास शास्त्री को अस्वस्थ होने के कारण मंगलवार को अपराह्न उन्हें संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में भर्ती कराया गया है। वहां उनकी हालत स्थिर है। बताया गया कि अस्वस्थता के कारण उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया था, जिससे वह बेहद कमजोर हो गए। इस कमजोरी की स्थिति ऐसी थी कि वह स्वयं खड़े भी नहीं हो पा रहे थे।
उनके सहयोगी व राम मंदिर के सहायक पुजारी प्रदीप दास भी अस्पताल में उनकी देखभाल के लिए साथ हैं। दीपावली से पहले पूर्वांचल के खेल प्रेमियों को बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में पूर्वांचल के खेल प्रेमियों को दीपावली से पहले बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 20 अक्टूबर को उनके वाराणसी के दौरे में सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेडियम के फेज 2 व फेज 3 का उद्घाटन प्रस्तावित है। पीएम 2023 में फेज 1 का उद्घाटन कर चुके हैं। स्टेडियम निर्माण से 20 से अधिक खेलों के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। योगी सरकार के प्रयास से 7,857 गोवंश को आश्रय स्थलों पर किया गया संरक्षित। नगर विकास विभाग द्वारा विशेष अभियान का संचालन 3 स्तरों पर किया गया। नगर निगम द्वारा अभियान के अंतर्गत पहले दिन 431, दूसरे दिन 615 तथा तीसरे दिन 625 गोवंश को संरक्षित कर आश्रय स्थलों में भेजा गया। यानी 3 दिन में 1,671 गोवंशों को संरक्षित किया गया। वहीं नगर पालिका परिषद द्वारा पहले दिन 760, दूसरे दिन 781 व तीसरे दिन 907 गोवंशों को संरक्षित किया। दिवाली छठ पर अब आसानी से कंफर्म होगी टिकट। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे 94 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाएगा। साथ ही नियमित ट्रेनों में 100 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए सभी स्टेशनों पर QR कोड की सुविधा प्रदान की गई है ताकि यात्री टिकट का ऑनलाइन भुगतान कर सकें। इतना ही नहीं, 33 स्पेशल ट्रेनें लखनऊ मंडल से चलेंगी, वहीं 51 ट्रेन लखनऊ होकर गुजरेंगी। यह जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल DRM आदित्य कुमार ने कही। नोएडा साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी सफलता। साइबर पुलिस इस मामले में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा की रकम फ्रीज कर चुकी है। इस पूरी घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बीते अगस्त महीने में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में 10 जुलाई को थाना साइबर क्राइम नोएडा में मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके मुताबिक नैनीताल बैंक के सर्वर को एक्सेस करके बैंक के RTGS के पूल अकाउंट से 16 करोड़ 95 लाख रुपए की विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करके धोखाधड़ी की गई थी। बीज अनुसंधान केंद्र पर 18 को लगेगा किसान मेला। मऊ जिले के परदहा ब्लॉक के कुसमौर स्थित बीज अनुसंधान केंद्र के प्रांगण में कृषि मेला लगाया जाएगा। इस दौरान 8,000 किसानों को 3,000 कुंतल बीज वितरित किया जाएगा। भारतीय बीज अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि बीजों के कुल 40 स्टॉल लगाए जाएंगे। इस मेले का विषय गुणवत्ता बीज, विकसित भारत का आधार रहेगा। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य बोले, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ यूपी विधानसभा उपचुनाव में लहराएंगे। जीत का परचम। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तमाम सियासी दलों के नेताओं की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। 9 नवंबर 2024 से अगले वर्ष 9 नवंबर 2025 तक पूरे वर्ष मनाया जाएगा देवभूमि रजतोत्सव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर मुख्य सचिव राधा रथुड़ी ने सचिवालय में सभी अधिकारियों के साथ उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 24 वर्ष पूरे होने और 25 वर्ष के शुभारंभ के रूप में इस वर्ष मनाए जाने वाले राज्य स्थापना दिवस की भव्य तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस का विशेष रूप से भव्य आयोजन किया जाना है। खैर विधानसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने उतारा उम्मीदवार। गीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने खैर विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दिया है। जाटलैंड कही जाने वाली खैर सीट से आसपा ने नितिन कुमार चौटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। लड़की लड़ नहीं पाई और भाग गई। योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रियंका गांधी को लेकर कही ये बात। प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड सीट से लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी। इसको लेकर यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रियंका गांधी का नाम लिखे बिना तंज कसा है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पर पोस्ट करते हुए कहा, अंततः लड़की लड़ नहीं पाई और भाग ही गई वहां जहां लड़ना ना पड़े, बूढ़ी जो हो गई। बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के पोस्ट से यूपी की सियासत गर्मा गई है। दिनेश प्रताप सिंह ने अपने पोस्ट के जरिए बूढ़ी बताया है। उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद यूपी कांग्रेस ने बयान पर आपत्ति जताई है। सैनी के हाथ हरियाणा की सत्ता। हरियाणा में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन गई है। भाजपा विधायक दल ने नायब सिंह सैनी को एक बार फिर अपना नेता चुन लिया है। उनके नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई है। सैनी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने बधाई दी है।
साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।